बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी F8 ऑडिट एश्योरेंस की पहली क्लास है और आज की क्लास में हम लोग ऑडिट का ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझेंगे कि किस तरीके से एक ऑडिट शुरू होता है। ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी दुनिया में? अभी तो आप लोगों ने एक बात कही कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना इज ऑडिट, लेकिन मेरा सवाल फिर एक होगा आपसे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, गुड। दिस इज अ गुड पॉइंट। तो इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए मेरी जिंदगी में कौन आया? ऑडिट। तो आइए ऑडिट की जिंदगी को समझते हैं कि ऑडिट शुरू कहां से हुआ। सबसे पहले ऑडिट का बुनियादी मतलब क्या है? ऑडिट का मतलब इज जस्ट एज सिंपल वेरीफाई करना। क्या करना? वेरीफाई करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना जरूरी नहीं है। सर वो हो सकता है कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा होता है। कैश फ्लोज पढ़े हम लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। शायद आपको हायर किया जाए कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को ऑडिट कर दो, वो भी ऑडिट है। शायद आपको हायर किया जाए कि जो इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है ना, मुझे सिर्फ इसका ऑडिट करके दे दो, ये भी ऑडिट है। शायद बैंक आकर बोले आपको कि ये कंपनी है, इसको मैं लोन देना चाह रहा हूं, तो मुझे इस कंपनी का ऑडिट करके दे दो। लेकिन लेकिन मुझे ये ऑडिट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे ऑडिट चाहिए यूएस गैप के हिसाब से। तो वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी यूएस गैप के हिसाब से और आप उसको वेरीफाई करके देंगे कि क्या मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई भी है या। ऑडिट का जनरल मतलब क्या है? वेरीफाई करना। तो जब मैंने एक लफ्ज बोला वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? बुनियाद, बेसिस होनी चाहिए। तो वो बुनियाद कुछ भी हो सकती है। शायद बैंक की सूरत में वो बुनियाद आपको बैंक खुद प्रोवाइड करे, यार ये यूएस गैप के हिसाब से देना मुझे। शायद पाकिस्तान में आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोले यहाँ पर जो भी ऑडिट होगा वो आईएफआरएस के हिसाब से होगा, जो कि आईएफआरएस के हिसाब से ही होगा। शायद पाकिस्तान में आप जब ऑडिट करने जाएं तो वो आपको बोले कि यहाँ पर आप जब ऑडिट करेंगे तो मैंने एक फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल बनाए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, आप उसके हिसाब से इसका ऑडिट करेंगे। एक लाइन आइटम आता है, फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स। नाम सुना है कभी? कहीं ना कहीं सुना होगा। फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स पीएसएक्स में यूज होता है। कि क्या होता है, क्यों होता है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा अभी। आपको गवर्नमेंट कह सकती है कि मुझे इसका ऑडिट करके दो कि क्या ये नंबर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेरा आपसे सवाल है, इस नंबर के पीछे जो बेसिस है, क्या वो एक बेसिस है या चेंज हो सकती है? चेंज हो सकती है। जिन चीजों का आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो एक ही चीज है या चेंज हो सकती है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसको मिस कनेक्ट करते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस नहीं। अब मैं एक एडिशनल बात करूंगा यहाँ पर। हम जो यहाँ पर ऑडिट पढ़ रहे हैं, क्या हम ये इतने सारे ऑडिट पढ़ रहे हैं? नहीं, हम शुरुआत कर रहे हैं आसान ऑडिट से। और वो आसान ऑडिट में मैंने क्या करा है, सेम चीज मैंने आप लोगों से एक बात कही और वो सेम बात ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी जिनका आप ऑडिट करेंगे और वो किस बेसिस पर बनी हुई होंगी? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ के आए, विच इज आईएफआरएस। तो मतलब अब जब मैं ऑडिट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा नॉर्मली, नॉर्मली अगर मैं कहीं एक्सेप्शनली बोलूंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं नॉर्मली आपसे ऑडिट की बात करूंगा तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बने? आईएफआरएस के हिसाब से बने। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमारा यहाँ ऑडिट में मकसद क्या होगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इक्वल टू आईएफआरएस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के बराबर नहीं है। ठीक है, ऑडिट की डायग्राम बनाते हैं कि ये डायग्राम, अभी नोट कर लें कहीं ये बात कि ये डायग्राम आज पढ़ा रहा हूँ और जब आखिरी क्लास होगी तब भी डायग्राम पढ़ाऊंगा और आपको ये बात कनेक्ट कराऊंगा कि ये डायग्राम कहाँ तक यूज हो रही है। ये आपके पास पूरी जिंदगी यूज होती रहेगी। हालांकि एडवांस ऑडिट जब आप पढ़ेंगे प्रोफेशनल की सीरीज में, तब भी ये डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसी डायग्राम है। ऑडिट की जिंदगी शुरू कैसे होती है? एक कहानी है, इम्तियाज सुपरमार्केट का नाम सुना है आप लोगों ने? कराची में एक बड़ी मशहूर सुपरमार्केट चेन है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि इसके मालिक हैं इम्तियाज हुसैन साहब, उनकी एक छोटी सी दुकान थी।
बहादुराबाद कराची के अंदर मसालों की। वो एक दुकान से उन्होंने इतनी सारी सुपरमार्केट्स बना दी। अब जरा सोचिएगा, एक कहानी है, वो कहानी ये है कि इम्तियाज साहब रोजाना सुबह दुकान पे जाते थे और 10,000 रुपए का सामान बेचते थे और 2,000 रुपए कमा कर घर आ जाते थे। एक दिन एक ऑडिटर चला गया, आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा उनके पास, और जाकर कहने लगा कि इम्तियाज साहब, आप ऑडिट करवाते हैं अपनी दुकान का? तो इम्तियाज साहब ने बोला, यार क्या हो गया, ऑडिट क्या होता है? बोला, यार आपने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, कितना कैश रिसीव किया, वो सारा ऑडिट समझाने लगा। तो बोला, तुम्हें क्या चाहिए? बोला, ये चीजें चाहिए। बोला, सामान लो और चलते बनो। तो इम्तियाज साहब को लगे क्या फजूल बात कर रहे हैं। इम्तियाज साहब की बात सुनने के बाद वो बंदा वहां से चला गया। इम्तियाज साहब के पास आहिस्ता आहिस्ता पैसा आता रहा, आता रहा, आता रहा, और उन्होंने एक सुपरमार्केट बनाया, दो बनाए, 10 बनाए। जब 10 सुपरमार्केट बन गए तो फिर जाहिर है उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करा ली। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लगी, और उन्होंने कोई ऑडिट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ऑडिट के बारे में, वो मजे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहे, अय्याशी करते रहे। अब सुनिएगा हुआ क्या उनके साथ। इम्तियाज सुपरमार्केट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके सामने हर साल पेश करी जाती, और उसमें पता है क्या आ रहा होता? रेवेन्यू। रेवेन्यू आ रहा होता उनके सामने रुपीज, फॉर एग्जाम्पल हकीकत में रेवेन्यू था 500 रुपए का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी आपके पास फॉर सपोज 200 रुपए की। 300 रुपए का था आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से कुछ सैलरीज वगैरह पे हो गई होंगी फॉर सपोज 100 रुपए की। फिर इसमें से कुछ एडमिन के खर्चे हो गए होंगे फॉर सपोज 150 रुपए के। एंड फिर इसके बाद मैंने कोई लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई होगी मेरे पास, और मैं अज्यूम करता हूँ कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट थी मेरे पास 180 रुपए। कितना प्रॉफिट आ रहा है? कितना? कैलकुलेट कर लो भाई। 300 माइनस 100। सब होशियार हैं, दिमाग में कैलकुलेशन। 130। 130 का क्या आ गया? मुझे एक बात बताएं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने होंगी? इम्तियाज हुसैन साहब ने? फिर अकाउंटेंट ने। क्यों? जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मेरी बात शुरू कहां से हुई थी कि इम्तियाज हुसैन साहब के पास जब एक दुकान थी तो वो सारे काम खुद ही करते थे, खुद ही। एक बंदा रखा हुआ था और उसके ऊपर भी खुद बैठे रहते थे हमेशा, हाँ भाई कितने पैसे मिले, इसको लिखो, हाँ मुझे दिखाओ। लेकिन अब जब उन्होंने एक दुकान को एक सुपरमार्केट बना दिया, एक सुपरमार्केट, तो क्या वो सुपरमार्केट में मौजूद 10 काउंटर्स हैं, क्या वो हर काउंटर में मौजूद हो सकते हैं? उस इतने बड़े सुपरमार्केट में 10 जगह पे इन्वेंट्री फैली हुई है, क्या वो हर जगह मौजूद हो सकते हैं? शायद कोई इन्वेंट्री चोरी करके ले जाए, शायद कोई पैसे गलत रिकॉर्ड कर ले। फिर उन्होंने सुपरमार्केट्स भी 10 बना लिए, तो अब काउंटर्स भी शायद 100 हो गए हो। तो अब इम्तियाज हुसैन साहब कहाँ कहाँ जाए बेचारे? तो फिर उन्होंने कुछ अकाउंटेंट्स की टीम रखी जो ये हिसाब किताब करते थे। तो ये 120 रुपए का या 130 रुपए का जो लॉस आया, ये किसने बताया आपको? अकाउंटेंट बेचारा परेशान, सर पकड़ के बैठ गया, यार ये 130 रुपए का लॉस अगर मैंने इम्तियाज हुसैन साहब को बताया तो वो क्या करेंगे? गला पकड़ लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, गोली मार देंगे, मेरा बोनस रोक लेंगे। लॉजिकली सोचो, मेरा बोनस रोक लेंगे। तो फिर अकाउंटेंट ने कहा, यार मुझसे ज्यादा होशियार कौन है अकाउंटिंग के अंदर, एक काम करता हूँ। अकाउंटेंट ने काम किया, उनके 520 रुपए का रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू बढ़ा दिया। एक एंट्री तो पास करनी है, क्या एंट्री पास करूं? रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। हो गया रेवेन्यू इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ा कम कर देते हैं, कोई एंट्री बता दें। पेबल क्रेडिट कर देता हूं और कॉस्ट ऑफ सेल, नहीं उल्टा होगा ना, क्या हो गया है? कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट करता हूं और पेबल डेबिट कर देता हूं। कितने से? 100 रुपए से कर दूं? अरे कर दो, क्या जा रहा है? इम्तियाज हुसैन साहब तो वैसे ही जाहिल है, उनको कुछ पता ही नहीं है। कितना हो गया? 420। क्या हो गया दोस्त? 380। 380 होगा ना? नहीं, माई मिस्टेक। 400। ठीक है। सैलरीज 100 रुपए की आ रही हैं, इम्तियाज हुसैन साहब को क्या पता, तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं ना, कम कर देता हूं। कितनी कर दूं? 70 रुपए। एडमिन एक्सपेंस 150 रुपए के हैं,
मैंने कहा इसको भी कम कर दो थोड़ा सा, 130। इंटरेस्ट कॉस्ट 150। अब बताओ प्रॉफिटेबल हो गए या नहीं, या और गुंजाइश निकालनी पड़ेगी? 20 रुपए का आ गया ना थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट। चलो, मैंने इम्तियाज हुसैन साहब को कहा मुबारक हो इम्तियाज साहब, आपकी जिंदगी में 20 रुपए का। अब मुझे एक बात बताइएगा जरा, इम्तियाज हुसैन साहब को क्या पता सेल 500 की हुई थी 520 की हुई थी? उनको क्या पता ये कॉस्ट ऑफ सेल 100 थी या 200 थी? उनको क्या पता सैलरी 100 रुपए थी या 70 रुपए थी? भरोसा करके गलती करी मैंने। चले, बातें सारी सेम रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं है अगर नंबर चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट वही है, प्रॉफिट 70 रुपए का हो या 20 रुपए का। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अब इम्तियाज हुसैन साहब को क्या पता कि ये प्रॉफिट 70 रुपए का सही है, या उन्होंने तो अकाउंटेंट को हायर किया, उसकी बात पे भरोसा कर लिया। अकाउंटेंट ने कहा 70 रुपए का प्रॉफिट, इम्तियाज साहब खुश। इम्तियाज साहब ने बोला बस यार अब एक काम करो, 70 रुपए में से पहले तो 20 रुपए मेरे अकाउंट में भिजवाओ। डिविडेंड ले लिया उन्होंने 20 रुपए का। और एक काम करो, 20 रुपए तुम्हारा बोनस, 20 रुपए का बोनस बांट दिया, और बचे कितने? 30 रुपए री इन्वेस्ट कर दो और हम और सुपरमार्केट बनाते जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये जो इन्होंने डिसीजन लिया इस प्रॉफिट की बेसिस पे, क्या ये सही है? ये तो अय्याशियां कर रहे हैं। ये जो 20 रुपए का बोनस जा रहा है, ये 20 रुपए का डिविडेंड जा रहा है, ये 30 रुपए जो री इन्वेस्ट, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो जस्ट पैसे निकल रहे हैं बिजनेस से। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा कितने साल चलेगा? ईयर 1 में चल गया, ईयर 2 में चल गया, वो अकाउंटेंट तो शायद मर गया, नौकरी छोड़ के कहीं और चला गया। ईयर 3, 4, 5, सर 4, 5 साल बाद बिजनेस के पास कैश खत्म हो गया। अब सप्लायर को देने के लिए पैसे नहीं है, सप्लायर को देने के लिए पैसे नहीं है, रिसीवेबल कुछ है नहीं, कहीं से पैसे आने के इम्कान नहीं है। अब इम्तियाज साहब यहाँ बड़े परेशान, यार मेरा बिजनेस तो कमा रहा था प्रॉफिट, यहाँ पर कैश खत्म हो गया, तो मसला कहाँ पे हुआ? फिर उनको वो बंदा याद आया, वो जो दुकान पर आया था ना, कि क्या करवा लो, ऑडिट करवा लो। तो फिर उन्होंने उस बंदे को फोन किया, उसका कार्ड निकाला, कहीं से निकाला मट्टी में से, और क्या यार तुम्हारी जरूरत पड़ गई, जल्दी से आ जाओ। उसने आकर क्या काम किया, उस बंदे ने आकर कहा सर आपको किसी ने चूना लगाया है, ये जो प्रॉफिट है ये 520 रुपए का नहीं है बल्कि। कैसे उसने ये काम किया, जरा सुनिएगा। उसने कहा अच्छा मैनेजमेंट, सुनिएगा, उसने कहा अच्छा इम्तियाज साहब के लड़कों एक बात बताओ, ये 520 रुपए का रेवेन्यू है? उसने कहा जी सर। बोला ठीक है, मुझे 520 रुपए का तुमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, इस 520 रुपए की इनवॉइसेस भी तो बनी होंगी ना, तो एक काम करो मुझे 520 रुपए की इनवॉइस ला दो। इनवॉइस कितने की एग्जिस्ट करती होगी? 500 की। 20 रुपए की इनवॉइसेस मिलेंगी कभी? नहीं मिलेगी। तो जब 20 रुपए की इनवॉइस नहीं मिलेगी तो ऑडिटर ने क्या बोला, रेवेन्यू 520 रुपए का नहीं बल्कि 500 रुपए का। ऑडिटर ने कहा अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल 100 रुपए, वेरी गुड, चलो मुझे एक बात बताओ ये 100 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल कैसे? अब मैनेजमेंट गड़बड़ा गई, वो तो 200 रुपए की थी। वो जैसे जस्टिफाई करने पहुंचे, ऑडिटर ने कहा नहीं ये कॉस्ट ऑफ सेल 100 रुपए की होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आई? मैनेजमेंट ने कहा सैलरी 70 रुपए की है। ऑडिटर ने बोला अच्छा कितने एम्प्लॉइज हैं? बोला हमारे पास 10 एम्प्लॉइज हैं और हर बंदे को हम 10 रुपए की सैलरी देते हैं, तो सैलरी कितनी बनती है? ऑडिटर ने बोला 70 रुपए, किस हिसाब से? अब मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, यार ये तो जानता है बहुत ज्यादा। तो ऑडिटर एक ऐसा बंदा है जो मैनेजमेंट को मुंह दे सकता है, वो मैनेजमेंट को बता सकता है कि तुमने ये कैसे किया, वो कैसे किया, सवाल जवाब कर सकता है। इसीलिए इम्तियाज हुसैन साहब ने ऑडिटर को अपॉइंट किया ताकि वो आकर उन्हीं के बंदों से सवाल जवाब करे और ये इवेल्युएट करे कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। Whether these FS represents true and fair। बात समझ में आई? ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, अब इस कहानी को जहन में रखते हुए ये डायग्राम बनेगी। ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? 3 लोग थे अभी जिनके हमने जिक्र किया, एक इम्तियाज हुसैन साहब, एक वो अकाउंटेंट,
और एक मैं ऑडिटर। ये तीन लोग थे। इन तीनों में सबसे पहले कौन आया? अकाउंटेंट आया। किस चीज के लिए आया? नहीं, आया कहां पर? तो पहले कौन आया उस ऑडिटर अकाउंटेंट से पहले? एक बात याद रखना हमेशा, ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले शेयर होल्डर आया। इम्तियाज साहब शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर ने आने के बाद अपना बिजनेस, अब इम्तियाज साहब 10 सुपरमार्केट 100 काउंटर एक साथ नहीं संभाल सकते थे। उन्होंने किसी को अपॉइंट किया, और वो कौन था? वही जाहिल अकाउंटेंट, वही फ्रॉडिया अकाउंटेंट, और उसको हमने नाम दिया मैनेजमेंट। शेयर होल्डर इस दुनिया में सबसे पहले आया, उसने किसको अपॉइंट किया? मैनेजमेंट को अपॉइंट किया। और फिर मैनेजमेंट के काम को वेरीफाई करने के लिए किसे लाए दुनिया में? ऑडिटर। पूरे साल काम करने के बाद इस मैनेजमेंट ने क्या बनाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको ये डायग्राम याद नहीं करनी पड़ेगी, कहानी से बन जाएगी। पूरे साल मैनेजमेंट ने जब काम किया तो उन्होंने क्या बनाया काम करने के बाद? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपनी मर्जी से बना ली। सुबह उठे, यार आज रेवेन्यू 100 रुपए का रिकॉर्ड कर दो, या किसी बेसिस पर बनाई। वो बेसिस यहाँ पर क्या है? आईएफआरएस। मैंने अज्यूम किया अब ये बेसिस आईएफआरएस है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई किस बेसिस के ऊपर? आईएफआरएस के ऊपर। ऑडिटर ने आकर क्या काम किया? ऑडिटर ने आकर ये वेरीफाई किया कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं। तो उसने आते ही सबसे पहले क्या पूछा? 500 रुपए का रेवेन्यू या 520 रुपए का रेवेन्यू? क्या मांगा उसने? इनवॉइसेस। ये इनवॉइस मांगना, सवाल जवाब करना, ऑडिट की जुबान में से कहा जाता है एविडेंस। क्या कहा जाता है? सबूत। सबूत लेना कि क्या रेवेन्यू 500 का है या 520 का है, इसके ऊपर एविडेंस ऑब्टेन किया ऑडिटर ने। ये एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद ऑडिटर को पता चल गया कि रेवेन्यू 500 का या 520 का है। कितने का था? और वो शिकायत लेकर किसके पास पहुंच गया? इम्तियाज हुसैन साहब के पास, शेयर होल्डर के पास। इस शिकायत लेकर जाने को यहां पर कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ये है पूरा ऑडिट, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आए? तीन लोग आए। नंबर वन शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, और इन तीन लोगों के रिश्ते को हम लोग नाम देते हैं थ्री पार्टी रिलेशनशिप। ये तीन लोग ऑडिट की दुनिया में आए। फिर मैनेजमेंट ने क्या बनाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस पर बनाया? आईएफआरएस की बेसिस पर बनाया। ऑडिटर ने आकर क्या ऑब्टेन किया? एविडेंस के क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी। और उसके बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनी है तो भी वो ऑडिट रिपोर्ट लेकर जाएगा खुशी खुशी कि देखो इम्तियाज साहब सब कुछ ठीक है। और अगर नहीं बनी तो भी वो इम्तियाज साहब के पास लेकर जाएगा, बोलेगा नहीं इम्तियाज साहब सब कुछ ठीक नहीं है, सब खराब है या कुछ खराब है। इसे क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। इस तरीके से एक ऑडिट की जर्नी शुरू होती है और ऐसे एक ऑडिट की जर्नी खत्म होती है। कोई सवाल? कितनी आसान डायग्राम थी। लेकिन याद रखिएगा हर एक स्टैंडर्ड ऑडिट का हर एक बात जब शुरू होगी इसी डायग्राम की मदद से होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा ऑडिट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसमें कोई सवाल? ये पांच जो मैंने चीजें आपके सामने लिखी हैं, ये सिर्फ कोई लफ्ज नहीं है। ये ऑडिट के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। क्या है ऑडिट के एलिमेंट्स? अब आए हम एक कंपनी का ऑडिट करके देखते हैं। एक छोटे से ठेले का ऑडिट करते हैं और एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किस तरीके से एक ऑडिट शुरू होता है और किस तरीके से एक ऑडिट खत्म होता है। अभी हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
हम एक ऑडिट अज्यूम करते हैं, एक लेमनेड स्टैंड है जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन ये है कि आपका एक दोस्त है, वो एक जगह पे ठेला लगाता है और उसने आपको क्लेम किया कि मैं 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ, और उसने कहा आ जाओ मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मिलके कमाएंगे 5,000। आपने कहा यार ठीक है मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। उसने आपको कहा कि चलो पैसे लाओ, आपने बोला पहले मैं तुम्हारे ठेले का क्या करूंगा, क्योंकि मैंने नया नया F8 पढ़ा है, मैं भी ऑडिट एश्योरेंस पढ़ गया हूं, तो पहले मैं तुम्हारे ठेले का ऑडिट करूंगा। तो उसने बोला ठीक है यार कर लो जो तुम्हें ठीक लगे। तो उसने कहा पहले मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। अब दोस्त था, क्या मना करते उसको, हमने क्या यार चलो ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो तुम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स आ रही थी 15,000 की, और कॉस्ट ऑफ सेल मैंने बेसिक बेसिक बनाकर उसको दे दी। 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था उसके अंदर। अब जरा मेरी बात समझिएगा, जब ऑडिटर सबसे पहले काम शुरू करेगा जब ऑडिटर सबसे पहले काम शुरू करेगा तो ऑडिटर की जिंदगी में 3 फेजेस आते हैं। 3 फेजेस आते हैं ऑडिटर की जिंदगी में। वो 3 फेजेस क्या है? सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग। कोई भी काम करते हैं पहले प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद अगला काम आप करेंगे परफॉर्मेंस, और फिर सारे काम करने के बाद जो इम्तियाज साहब के पास आप भागे भागे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। ऑडिट की पूरी जिंदगी के अंदर आप ऑडिटर की जिंदगी इन 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले एक ऑडिटर प्लानिंग फेज में प्लानिंग करता है ऑडिट की, और फिर परफॉर्मेंस करता है, और फिर रिपोर्टिंग करता है। जब मैं अपने दोस्त के लेमनेड स्टैंड का ऑडिट करने गया तो सबसे पहले मैं कौन से फेज में दाखिल होऊंगा? प्लानिंग फेज में जाऊंगा। अब जरा समझिएगा, प्लानिंग फेज में आने के बाद प्लानिंग फेज में आने के बाद मैंने क्या काम करना है? मेरे सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 15,000 का रेवेन्यू है, 10,000 की कॉस्ट ऑफ, और 5,000 का, ऐसा ही है। अब ऑडिटर को, क्योंकि अभी अभी आप इम्तियाज साहब का ऑडिट करके आए हैं, तो मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लग रहा है? अभी अभी आप एक फ्रॉड पकड़ के आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? हो सकता है सेल्स ज्यादा दिखाए भी हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो, दोनों भी गलत हो सकते हैं, दोनों भी सही हो सकते हैं। ये सब जो भी आपने बोला इसे पता है क्या कहते हैं ऑडिट की जबान में? ऑडिट रिस्क। क्या कहा आपने? रिस्क। सर हो सकता है कि सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड कर लियो, सर हो सकता है कि कॉस्ट कम रिकॉर्ड कर लियो, अगर इंटरेस्ट आ रहा होता तो इंटरेस्ट गलत रिकॉर्ड कर लिया हो, शायद एडमिन गलत रिकॉर्ड कर लियो, शायद सैलरीज गलत रिकॉर्ड कर लियो। तो आपके दिल में ये जो डर आ रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? डर, कुछ बुरा होने का। तो अभी यहाँ पर क्या बुरा हो सकता है? थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? रेवेन्यू कम ज्यादा रिकॉर्ड हुआ हुआ था, एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हुए हुए थे। यहाँ पर भी एक रिस्क अराइज होगा कि शायद मैनेजमेंट ने ये रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड किया हुआ, शायद मैनेजमेंट ने ये कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत रिकॉर्ड की हो, शायद मैनेजमेंट ने प्रॉफिट गलत रिकॉर्ड कर लियो। तो प्लानिंग फेज के अंदर मैं यहाँ पर कुछ अहम टर्मिनोलॉजीज देख रहा हूँ जो कि आपको पूरे ऑडिट में काम आती रहेंगी। शायद शायद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड कर लिया हो, कॉस्ट गलत रिकॉर्ड कर ली हो, प्रॉफिट गलत रिकॉर्ड कर ली हो। ये क्या है? रिस्क। तो सबसे पहले एज एन ऑडिटर आप क्या करते हैं? किसी भी ऑडिट के अंदर आप लोग रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि मेरे इस ऑडिट के अंदर क्या क्या रिस्क अराइज हो रहे हैं। अब जरा सोचिएगा, मैं रिस्क पर बात करूंगा अगले 2 मिनट। व्हाट इज रिस्क? थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अगेन इन सब के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, अभी हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, ताकि जब आप लोग ये सारी चीजें पढ़ें तो आपको टॉप टू बॉटम सारी अप्रोच पता हो। रिस्क क्या हो सकता है? सर मैं इस एसी बनाने वाली कंपनी का ऑडिट करने गया तो क्या रिस्क है? अगर मैं एक एसी बनाने वाली कंपनी का ऑडिट करने जाऊंगा तो क्या रिस्क है? मैं एक बात बता दूं, रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आ रही होती है?
रेवेन्यू, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, तो रिस्क क्या होगा? सब क्या होगा? कोई स्पेसिफिक बताओ, जैसे अभी रेवेन्यू का बोला, अभी कोई और बताओ। इस कंपनी का ऑडिट करने गया हूं मैं, क्या नाम है इसका, अग्री। आप हो सकता है कि ये जो अपने ग्री के एम्प्लॉयज को वेजेस पे कर रहे हैं वो गलत रिकॉर्ड कर रहे हो, एनीथिंग। सर आपने इन्वेंट्री ओवर स्टेट कर दियो, मैं इसका एक तमीज का नाम लूं अगर इसी जुमले को अच्छा सा बोलूं, हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री किसके हिसाब से ना रिकॉर्ड की हो, IS2 के हिसाब से रिकॉर्ड ना की हो। IS2 स्टैंडर्ड डील करता है इन्वेंट्री को। हो सकता है मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री IS2 के हिसाब से रिकॉर्ड, यही रिस्क है ना आपके पास, कोई और रिस्क? सैलरी सही से रिकॉर्ड ना की हुई हो, और कोई रिस्क? हो सकता है कि मैनेजमेंट ने, ग्री वालों ने बैंक से लोन लिया हो, शायद वो लोन ही सही से रिकॉर्ड ना किया हो, और शायद लोन सही से रिकॉर्ड कर लिया हो लेकिन इंटरेस्ट सही से रिकॉर्ड ना किया हो, और कोई रिस्क सोचो। कितने सारे रिस्क है, मैं कह रहा हूं आपके पास ग्राउंड है पूरा खेलने के लिए, बताएं और रिस्क। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने शेयर 100 रुपए के इशू किए हो लेकिन रिकॉर्ड 120 रुपए कर दिए हो सकता है 100 रुपए जेब में आए, रिकॉर्ड 80 कर दिए, 20 अपनी जेब में रख लिए, कुछ भी हो सकता है ऑडिट रिस्क। और कोई? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इतनी बेसिक चीज। हो सकता है कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सही परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड ना की हो, सही रिकॉर्ड कर लिया हो तो शायद सही से डेप्रिशिएट ना किया हो, सही डेप्रिशिएट कर लिया हो तो शायद फेयर वैल्यू गेन सही से रिकॉर्ड ना किया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने, यही आपके पास पूरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क रहता है। रिस्क की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थोड़ी सी। तो जब मैं अपने दोस्त के लैमिनेट स्टैंड का ऑडिट करने गया तो मैंने उससे सबसे पहले सवाल क्या किया, रिस्क है कि शायद तुमने सेल्स गलत रिकॉर्ड कर दिए, रिस्क है कि शायद तुमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कम रिकॉर्ड करी, रिस्क है कि शायद तुमने प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हो। बात समझ में आई? What is risk? Understanding of the risk. What could go wrong? Ali might overstate sales. Ali might hide expenses. आपका फोकस कहां पर होगा? आप ये देखेंगे कि भाई मुझे बताओ सेल्स किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। आप देखें जो हाई रिस्क एरियाज हैं, जो हाई रिस्क एरियाज हैं, मैं क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ रिस्क? मैं रिस्क इस वजह से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ताकि जो एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिस्क ज्यादा होता है तो मैं वहां पर ज्यादा काम करूंगा, कम काम करूंगा। मुझे एक बात बताएं, ग्री है, पूरे साल में कितने की सेल करता होगा अंदाजा? या किसी कंपनी का आपको पता हो, किसी की बैलेंस शीट कभी देखी हो, किसी भी कंपनी का, कुछ भी? बिलियंस के, अगर मैं यूनिट्स वाइज पूछूं कितने यूनिट्स बेचता होगा, करोड़ों यूनिट्स बेचता होगा, तो क्या आप करोड़ों यूनिट्स की करोड़ों इनवॉइसेस को एज एन ऑडिटर वेरीफाई कर सकते हो? तो अब आप ये देखोगे मुझे किस जगह पे काम करना है, किस जगह पे काम कम करना है, ज्यादा करना है, कैसा काम करना है। तो ये सब प्लान करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कौन से एरियाज रिस्की हैं, ग्री की मैनेजमेंट कहां पर फ्रॉड कर सकती है, ग्री की मैनेजमेंट कहां पर फ्रॉड कर सकती है। तो जब आपको रिस्की एरियाज पता चलेंगे तभी आप डिटरमाइन करोगे ना कि मुझे किस जगह पर ज्यादा काम करना है और किस जगह पर ज्यादा काम नहीं करना। मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर, जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और आपने अपना काम शुरू किया तो 5,000 में से पता चला 10 रुपए गलत है, कितने गलत है? फर्क पड़ेगा? क्यों? अच्छा, 1,000 रुपए गलत है, 800 रुपए गलत है, 20 रुपए गलत है, ठीक है भाई, किस बेसिस पे बोल रहे हो? इसे कहते हैं मटीरियलिटी। क्या कहते हैं? व्हाट इज मटीरियलिटी? मटीरियलिटी एक ऐसा अमाउंट है जिसको सुनने के बाद अली साहब जो बिजनेस खरीदने गए उनको दिल को धचका पड़ेगा, अरे इतने का मसला है, ओहो। तो मटीरियलिटी एक ऐसा अमाउंट है जो शेयर होल्डर के डिसीजन को इनफैक्ट वो कर रहा होगा, इम्पैक्ट कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट एक आपके पास ऑडिट में आएगा, आप डिटरमाइन करेंगे कि मेरे लिए मटीरियलिटी कितनी है, शायद किसी के लिए 1,000 रुपए हो, शायद किसी के लिए 500 रुपए हो।
तो मैं ये देखूंगा कि कितने का मसला आएगा मैं इग्नोर कर दूंगा, और कितने का मसला आएगा मैं उसको कंसीडर करूंगा, अली से सवाल करूंगा अपने दोस्त से कि ये मसला क्यों आ रहा है, और अगर 5-10 रुपए का आएगा तो शायद इग्नोर कर दूंगा। तो मेरी जिंदगी में अगली चीज क्या आती है? ऑडिट हमेशा मटीरियलिटी की बेसिस पर किया जाता है। क्लियर है? सर एक अहम चीज, थोड़ी देर पहले इम्तियाज साहब को ऑडिट करके आया, तो इतना बड़ा मसला ये कैसे भूल सकते हैं? जैसे इम्तियाज साहब के अकाउंटेंट ने उनको धोखा दे दिया था, कहीं आपके दोस्त ने भी आपको धोखा ना दे दिया हो। किस चीज का रिस्क है? फ्रॉड का, शायद। देखें, गलती एक होती है गलती, और एक होता है जानबूझ के हरकत करना। तो थोड़ी देर पहले जो रेवेन्यू इम्तियाज साहब का खराब हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल, वो जानबूझ के हुआ था, गलती से हुआ था? तो जब जानबूझ के होगा तो वो क्या होगा, और अगर गलती से होगा तो वो क्या होगा, एरर होगा। तो आपने ये तो सोच लिया कि एरर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो गई हो, लेकिन जरा सोचें कि शायद ये गलती जानबूझ के ना हुई हो, बल्कि ये गलती से ना हुई हो, बल्कि जानबूझ के हुई हो, फ्रॉड हुआ हो, जैसे इम्तियाज साहब के साथ हुआ। तो आप कंसीडर करेंगे कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ हुआ यहाँ पर। चौथा काम, इंटरनल कंट्रोल्स। ये क्या होता है सर इंटरनल कंट्रोल्स? पहली दफा सुन रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स। जब मैं इम्तियाज सुपरमार्केट गया, किसी भी सुपरमार्केट गए आप लोग, इम्तियाज गए या किसी भी सुपरमार्केट गए, सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या? शुरू से किसी भी काम सुपरमार्केट में दाखिल होंगे, सबसे पहला काम कदम रखते ही क्या करें? हाँ हाँ, शॉपिंग करें। कस्टमर कस्टमर सॉरी। ठीक है, सही है, सामान डालना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद अगला काम क्या होगा? बहुत डायरेक्ट जा रहे हो, बहुत डायरेक्ट गए हो। आज मैंने कहा एक एक स्टेप पे सोचो, अब कस्टमर बन के नहीं, अब ऑडिटर बन के सोचो कि आप कस्टमर जाता है, कस्टमर सबसे पहले ट्रॉली लेगा, वो ट्रॉली लेकर अपना सामान रखेगा, और फिर ट्रैवल करता हुआ सारा सामान लेता हुआ कहाँ जाएगा? एक लाइन में लगेगा। अगर लाइन ना होती तो क्या होता? तो लाइन ना होती, सब एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे हैं, क्या ऐसा होता? सब एक दूसरे से लड़ रहे होते? हो सकता था। आपका नंबर आया, तो उसने आपसे क्या किया, उसने एक एक चीज उठाई और उसकी बिलिंग करवाई। बिलिंग करने के बाद उसने कंप्यूटर में एंटर प्रेस किया, तो एक दराज खुली, उसने आपसे पैसे लेकर उसमें डाला। ये सब हम देख रहे होते हैं। क्या कभी सोचा कि ये सब क्यों कर रहे हैं वो बंदा? इसको एक आसान तरह से भी तो कर सकते हैं। बस कितने की, 20,000 के शेयर लाओ, 20,000 दो, जेब में डाले 20,000, बोला ये लो रसीद हाथ से, जाओ बाहर निकलो। क्यों वहां पर एक कंप्यूटर रखा गया, जो खुलता ही तब है जब आप बिल एंटर करते हैं उसके अंदर, और 20,000 रुपए मांगे तो 20,000 इनपुट करने पड़ेंगे उसके अंदर। एक कंट्रोल प्रोसीजर लगाया गया है। फिर ये सब करने के बाद आप बाहर निकल रहे होते हैं, तो एक बंदा आपके पास खड़ा होता है, बोलता है स्लिप दिखाओ, उसके स्टैम्प आउट करता है, और फिर क्यों स्टैंप लगाया जाता है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शॉपर के अंदर कुछ ऐसा अमाउंट डाल लिया हो, कुछ ऐसी चीजें डाल ली हो जिसके पैसे, तो वो अंदाजा करता है कि जितने का बिल है उतना ही सामान है या उससे ज्यादा का सामान है। ये क्या है? कंट्रोल है। कंट्रोल क्यों लगाए गए? अगर ये कंट्रोल मौजूद ना होता तो क्या होता? फ्रॉड या एरर। क्या मसला होता सर? बिजनेस खराब चल रहा होता। मिसाल के तौर पे कस्टमर जो है मेरे पास, पैसे 100 रुपए देते, चीजें कितने की ले जा रहे होते हैं? 200 रुपए की। शायद जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो 20,000 रुपए जेब में रख लेता, और वो काउंटर में पैसे सबमिट ही नहीं कराता। और सोचते हैं सर, इम्तियाज के अंदर जब भी कोई इन्वेंट्री आती होगी, तो क्या आपके ख्याल में बस इन्वेंट्री आई, लाओ लाकर शेल्फ पे सजा दो, या उस हर एक आइटम की एंट्री होती होगी पहले सिस्टम के अंदर? काउंटिंग होती होगी, एंट्री होती होगी, अगर कोई स्टॉक खराब है तो उसको वहीं से वापस भेज दिया जाता होगा। ये इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया गया है? ये इंटरनल कंट्रोल इसीलिए लगाया गया है ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां ना आए। और जरा सोचिएगा,
इंटरनल कंट्रोल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंट्रोल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं होता, बल्कि ओवरऑल बिजनेस के ऑपरेशन से होता है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? जस्ट एन ओवरव्यू। इंटरनल कंट्रोल आपके पास आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली चलाने के काम में आते हैं। क्लियर है बात? तो मेरे पास अगली चीज क्या है? इंटरनल इम्तियाज साहब की मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी के अंदर क्या लगाए हुए होंगे? कुछ ना कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए होंगे। इन्हीं इंटरनल कंट्रोल से रोजाना गुजर के एक बिजनेस हो रहा होगा। अगर अब जरा मुझे एक कंपनी के डायरेक्टर बन के बताएं, अगर ये इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है, मतलब एक बंदा नहीं खड़ा हुआ जो स्टैंप आउट करता है, आपने कंप्यूटर नहीं दिया हुआ इनवॉइस करने के लिए, इन्वेंट्री ऐसे ही लाकर रख देती हो, तो रिस्क क्या है? मसला क्या है? क्या मसला? जरा सोचना पहले, ऐसे जवाब नहीं देना। क्या मसला ये है सेल्स गलत रिकॉर्ड होगी? क्या मसला ये है इन्वेंट्री गलत रिकॉर्ड होगी? या मसला ये है कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा कुछ दिनों में? इन्वेंट्री आ रही होगी, जा रही होगी, पता ही नहीं क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं गोल्ड पॉलिश करके बेचता हूँ, और मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं जूते बनाता हूँ। किसमें कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की जरूरत बहुत ज्यादा है, और जूते वाली में नहीं है इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों बोला आपने ये बात? सर वहां पर ये वाले इंटरनल कंट्रोल जरूरी है, वहां पर ये वाले इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। तो इंटरनल कंट्रोल का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं होता, बल्कि बिजनेस के ऑपरेशन से होता है। मैं इंटरनल कंट्रोल लगाता हूं ताकि बिजनेस के ऑपरेशंस अच्छे स्मूथ चल सकें। क्लियर है बात? इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनी मोर, क्योंकि इसमें बातें भी ऐड ऑन करूंगा आगे जाकर, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम इंटरनल कंट्रोल्स डीपली पढ़ेंगे तो हम उसमें हर एक बात को कनेक्ट करेंगे डीपली। स्मूथ बिजनेस, यहाँ पे जो भी लफ्ज लिखे हैं सारे क्लियर है हमें? इन सारे लफ्ज का मतलब पता है हमें? इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, किस मकसद से लगाए जाते हैं, रिस्क क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कब निकालना होता है, व्हाट इज मटीरियलिटी, हमें अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों की। अब अली साहब ने इंटरनल कंट्रोल चेक किए, मिसाल के तौर पे अब उस जगह पर इंटरनल कंट्रोल क्या हो सकते हैं? वो जो लैमिनेट का स्टैंड लेकर बंदा खड़ा है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल बताएं क्या होने चाहिए? कुछ क्या होने चाहिए? रिकॉर्ड होने चाहिए। गुड, एक अच्छा पॉइंट। कि इन्होंने कहा कि हम पैसे लेंगे उस डब्बे में डालेंगे, फिर एक बंदा क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। कोई और इंटरनल कंट्रोल आप बता दें। बहुत अच्छा। कि अगर आपने एक बंदे को कुछ पैसे दिए एक्सपेंस करने के लिए, मिसाल के तौर पे भाई आपने कहा यार मुझे 1 किलो लीमू खरीद के लाओ, तो आपने उसे भेजा 1 किलो लीमू खरीदने, उसने बाजार से 100 रुपए के लीमू खरीदे, आपको लगा बोला 150 रुपए के मिले। तो इसके ऊपर कोई इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप बोलेंगे उसे? क्या लगाएंगे इंटरनल कंट्रोल? तभी आपने अक्सर सुना होगा कि जो एक्सपेंसेस क्लेम होते हैं वो रिसीट्स की बुनियाद पर होते हैं, कि रिसीट जरूर लेकर आइएगा वरना हम आपका एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। तो ये कंट्रोल क्यों लगाया गया ये अब आपको पता चल गई है बात। तो यहां पर ये कंट्रोल्स होने चाहिए लेमिनेट के स्टैंड पर। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पर ये कंट्रोल रेलेवेंट है कि मैं यहाँ पर 50,000 रुपए का एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाऊं, एक दो कैमरे लगाऊं? क्या यहाँ पर ये कंट्रोल रेलेवेंट है? लेकिन थोड़ी देर पहले जो गोल्ड की फैक्ट्री थी वहां पर रेलेवेंट था। इंटरनल कंट्रोल बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। तो आपने आकर देखा, क्या अली तुम्हारे तुम्हारे इस खेले के इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहे हैं? आपने आकर देखा हाँ भाई बहुत बेहतरीन अच्छे इंटरनल कंट्रोल चल रहे हैं। चलें जी, अब आपने अगला काम शुरू किया। आप जंप कर गए कौन से फेज में? परफॉर्मेंस फेज में। परफॉर्मेंस फेज में जाने के बाद आपने वही हरकत करी जो आपने इम्तियाज हुसैन साहब के साथ करी थी। आपने जाकर बोला अच्छा 15,000 का रेवेन्यू है,
चलो मुझे 15,000 के रेवेन्यू की क्या दिखाओ, इनवॉइसेस दिखाना शुरू कर दो। तुम जब भी किसी को ग्लास बेचते हो बताओ कितने का बेचते हो, कितनी इनवॉइसेस बनी। मैं टोटल करना चाहता हूँ कि तुमने कितनी इनवॉइसेस इशू करी है। तो ये आपने कौन से फेज में काम किया होगा, परफॉर्मेंस फेज में। परफॉर्मेंस फेज में आने के बाद आप क्या करेंगे, ऑडिट एविडेंस जमा करना शुरू कर देंगे। जब आपने ऑडिट एविडेंस के ऊपर काम किया होगा तो दो चीजें निकली होंगी, या तो वो ऑडिट एविडेंस अच्छा होगा या वो ऑडिट एविडेंस बुरा होगा। ऐसा ही है ना, या तो वो ऑडिट एविडेंस अच्छा होगा या वो ऑडिट एविडेंस बुरा होगा। अब जरा सोचिएगा, अली ने कहा भाई मैं तो पूरे साल 365 दिन ठेला लगाता हूँ और हर रोज 100 ग्लास बेचता हूँ, कितने ग्लास होगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 100, 36,500। 36,500 इनवॉइसेस देख सकते हैं आप लोग। आपने कहा यार अब मैं कितने इनवॉइसेस देखूं कि मुझे पता चल जाए कि सब कुछ सही है या मुझे एक रिलायबल चीज क्रिएट हो जाए। मैंने कहा अच्छा चलो अब देखते हैं इसमें से कितना देखना चाहिए। तो मैंने इसमें एक चीज इस्तेमाल की विच इज सैम्पलिंग। मैंने कहा 36,500 ग्लासेस हैं, अच्छा एक बात बताओ कि ऐसे कौन से ग्लासेस हैं जो तुमने मेरे बोलने के बाद बेचे, क्योंकि हो सकता है फ्रॉड तुमने मेरे बोलने के बाद शुरू किया। सर ऐसे कौन से ग्लासेस हैं जो तुमने छुट्टी वाले दिन बेचे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो सड़कों पे कोई होता ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि तुमने उस दिन किसी को कुछ बेचा था। तो ऐसे एरियाज से मैं सैंपल्स कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा अगला काम क्या होगा, सैम्पलिंग। मैं सैंपल बेसिस के ऊपर वेरीफाई करूंगा कि क्या ये जो 15,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है क्या ये रेवेन्यू सही है या गलत है। क्या आप 36,500 इनवॉइसेस देख सकते हैं, 50 इनवॉइसेस देखेंगे आप और 50 इनवॉइस की बेसिस पर बोलेंगे कि ये रेवेन्यू सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है। SSGC, सुई साउथर्न गैस कंपनी, गैस आती है सबके यहाँ, कभी कभी आ जाती है सब, ठीक है। कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स हैं, नहीं क्या हो गया यार, 25 करोड़ की तो आबादी है, एक घर में कुछ 5-6 लोग रहते हैं, अरबों लोग नहीं है। कोई मेरे हिसाब से इनके 3 से 4 30-40 मिलियन के करीब कस्टमर्स होंगे है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि 2 करोड़ गैस के मीटर है पूरे पाकिस्तान में भी नहीं, क्योंकि जो SSGC है ये सिंध और इसको कवर करता है बलूचिस्तान को, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं 1 करोड़ गैस के मीटर है, हर मीटर पे एक बिल जाता है एक महीने में, तो महीने के कितने बिल हो गए, 1 करोड़। और साल के कितने बिल हो गए, अरे भाई क्या मैथ नहीं आती करनी, 1 करोड़ महीने के तो साल के कितने हो गए, 1 × 12, 12 करोड़। भाई क्या हो गया, मैथ से भी गए क्या, 12 करोड़ मेरे पास गैस के बिल्स हैं। तो मुझे एक बात बताएं, क्या 12 करोड़ बिल्स को वेरीफाई करना एक ऑडिटर का काम है, एक बंदा, दो बंदा, 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदे भेज दो। अगर 100 बंदे एक ऑडिट पे लग जाएंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे, बाकी के ऑडिट क्लाइंट्स कौन देखेगा। तो एक SSGC के ऑडिट के ऊपर गालिबन मुश्किल से 10-12 बंदे जाते हैं। अब वो 10-12 बंदे 12 करोड़ इनवॉइसेस वेरीफाई कर सकते हैं, पता है कितनी इनवॉइसेस देखते हैं वो, मुश्किल से 50-60, बहुत ज्यादा 70-80 देखते हैं। 70 इनवॉइसेस की बेसिस पर वो ये कहते हैं कि बाकी का सारा रेवेन्यू भी। तो जो 70 इनवॉइसेस आपने उठाई हैं ये किस बेसिस पर उठाई हैं, सैम्पलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, इसका एक पूरा मेथड आपके पास अवेलेबल है। तो अली ने भी सैम्पलिंग बेसिस पर ये चेक किया कि क्या ये रेवेन्यू सही से रिकॉर्ड हुआ हुआ या रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। फिर जब उसने ये काम करा तो उसको एक चीज नजर आई, और वो चीज क्या थी, वही जो इम्तियाज हुसैन साहब के पास हुआ था, धोखा। और उसको पता चला कि रेवेन्यू 15,000 का नहीं बल्कि, लेकिन ये कोई फ्रॉड नहीं था, ये क्या था, एक एरर था, गलती से उसने 1,000 रुपए के लोन को क्या कर दिया था। तो मतलब जब लोन मिलता है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश डेबिट और लोन क्रेडिट, लेकिन उस बंदे ने क्या रिकॉर्ड कर लिया, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली और आपने बोला चलो ये क्या है, ये तुमसे गलती हो गई है, इसको यहां पर नाम देते हैं मिस स्टेटमेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मिस स्टेटमेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग होता है
तुमने बोला कुछ और, मैंने समझा कुछ और, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस स्टेटमेंट क्या? तुमने गलती की है। अब वो गलती जानबूझ के की हो या गलती से हुई हो, ये सवाल है। तो ये एक मिस स्टेटमेंट है 1000 रुपए की। हम तो अपने दोस्त को क्या बोलेंगे? इसको सही कर लो। हम बोलेंगे उसे सही कर लो। उसने कहा ठीक है, मैंने 1000 रुपए का सेल रिवर्स कर दिया और लोन रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा वेरी गुड। अब तुम्हारी सेल कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ सेल वही है 10,000 की, और प्रॉफिट कितना हो गया? क्या अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर भी रिप्रेजेंट कर रही हैं? सब कुछ सही हो गया बाकी? बिल्कुल। अब क्योंकि सब कुछ सही है, तो आपने अपने दोस्त से कहा इस प्रॉफिट को भी सही करो, शाबाश 4,000 का करो। और आपने एक ओपिनियन इशू कर दिया कि मेरी नजर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनी हुई है। आखिर में आप क्या दे देंगे? ऑडिटर ओपिनियन देता है। क्या देता है? ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? मेरी नजर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या सही नहीं। बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल, ये जो अल्फाज मैंने आपके सामने लिखे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इसमें मैं भी बात ओपिनियन पे मैं फर्दर डिस्क्राइब करूंगा। इसके अलावा यहीं से मैं ओपिनियन कंटिन्यू करूंगा। ओपिनियन के अलावा कुछ और, ओपिनियन पर अभी बात बाकी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी सवाल है, किसी भी कोई बेसिक सा भी सवाल है, पूछ सकते हैं। ये मत कभी घबराइएगा तो सर ये बच्चों वाला सवाल कहीं सर ना बोलेंगे तुम्हें ये नहीं पता। आप मुझसे भी पूछेंगे ना सर सेल्स की एंट्री क्या होती है, मैं वो भी बताऊंगा। तो कोई मसले की बात नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है इसमें पूछें। क्लियर है? अब ओपिनियन पे बात करते हैं फर्दर। ओपिनियन मैंने बताया क्या होता है? मैं गवाही दे रहा हूं कि ये सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं ना कि सब कुछ ठीक है, तो इसे कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं यार सब ठीक नहीं है, इसमें कोई मसला है, तो फिर मैं इशू करता हूं क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है? मॉडिफाइड में फर्दर क्लासिफिकेशन है, ओपिनियन के ऊपर एक पूरी बहस है कि मॉडिफाइड ओपिनियन में कितनी बातें आती हैं। अनमॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? सब कुछ ठीक है। मॉडिफाइड में क्या होता है? मसला है, कुछ खराब है, सब खराब है, ये वाली बात होती है ओपिनियन। तो ओपिनियन होता है आपके पास अनमॉडिफाइड या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। जब मैं ओपिनियन देने गया, जरा सोचिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से और सोचिएगा। जब मैं ओपिनियन देने गया तो मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एसएसडीसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने बोला अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सेल्स इनवॉइस कितनी थी? 12 करोड़। लिख दूं यहाँ पर? कितने जीरो आते हैं 12 करोड़ में? 7। 12 करोड़ इज इक्वल टू 120 मिलियन। 12 करोड़, सॉरी रुपीज नहीं है ये, 12 करोड़ की नंबर ऑफ इनवॉइस है, रुपीज तो इससे भी ज्यादा है। आपने कितनी देखी थी जब आप अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के ऑडिट पे गए थे? 70। मैं कहता हूँ बहुत काम किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा। वैसे इतना करता नहीं ऑडिटर, लेकिन 100 इनवॉइसेस देख ली। और 100 इनवॉइसेस देखने के बाद आप ये कह रहे हो कि बाकी की 11 करोड़ 99 लाख 99 हजार की जितनी भी इनवॉइसेस हैं ये सब ठीक है, और इसकी बुनियाद पर आप कौन सा ओपिनियन इशू कर रहे हो? जरा सोचें आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने 100 इनवॉइसेस की बुनियाद पर यह कह दिया कि बाकी की 11 करोड़ इनवॉइसेस भी बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या बाकी की 11 करोड़ में कोई गलती नहीं हो सकती? हो सकती। तो आप जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ये जो आप ऑडिट कर रहे होते हैं ना, इसका एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा विच इज अश्योरेंस। अश्योरेंस का लफ्ज आपको सुनने को मिलेगा। तो व्हाट इज अश्योरेंस? ये जो आप ओपिनियन दे रहे हैं ना कि मैं गवाही दे रहा हूं, मैं अश्योर कर रहा हूं, आई एम अश्योरिंग कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बिल्कुल ठीक बनी है, ये ट्रू एंड फेयर भी रिप्रेजेंट करती है। तो आपने जो जुमला बोला है
कि कितनी इनवॉइसेस देखकर बोला? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 100 ठीक है तो बाकी की 11 करोड़ बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं होगी? क्या ये जुमला बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते आप। तो यहां पर जब अश्योरेंस की बात आती है तो अश्योरेंस आपके पास तीन तरह की होती है। एक अश्योरेंस होती है आपके पास एब्सोल्यूट अश्योरेंस। व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस? एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप सिर्फ तब दे सकते हो जब आप ये बोलो कि मैंने 12 करोड़ इनवॉइसेस को अपनी आंखों से देखा है, मैंने 12 करोड़ की कॉस्ट ऑफ सेल खुद से देखी है, मैंने 12 करोड़ एम्प्लॉयज की सैलरी पे होती हुई देखी है। फिर आप कह सकते हो कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना चाह रहा हूं, विच इज प्रैक्टिकली 100% ठीक है। इम्पॉसिबल। तो आपने कहा सर मैं ये तो नहीं कह सकता। फिर आपने कहा चलो अच्छा कोई इसका गुंजाइश निकालते हैं, तो दूसरी गुंजाइश है आपके पास रीजनेबल अश्योरेंस। क्योंकि आपने रिस्क के ऊपर काम किया, क्योंकि आपने फ्रॉड को कंसीडर किया, थोड़ी देर पहले आपने इंटरनल कंट्रोल्स भी देख लिया, आपने कहा यार बिजनेस भी ठीक चल रहा है, आपने बोला सर सैंपलिंग भी अच्छे से करूंगा मैं, आपने बोला एविडेंस भी अच्छे अच्छे लूंगा और सब काम ठीक ठीक करूंगा। तो अगर आप इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो मतलब एब्सोल्यूट ना सही लेकिन एक रीजनेबल अश्योरेंस तो दे सकते हैं ना कि मेरे हिसाब से ये सब कुछ ठीक है, जो मैंने देखा उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है। दिस इज रीजनेबल अश्योरेंस। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। व्हाट इज लिमिटेड अश्योरेंस? यहां पर आप कहते हैं भाई बात सुनो, मैंने 100 इनवॉइसेस वेरीफाई नहीं करी, मैं तो मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट से पूछा हाँ भाई सब सही रिकॉर्ड किया, उसने कहा हाँ किया, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने बोला अच्छा ये कैसे किया, उसने बोला ऐसे किया। मैंने कुछ सवाल जवाब किया और उसकी बुनियाद पर कह दिया कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूं ये गलत है। क्या बोला मैंने? मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं कहूं ये गलत है। इसे कहते हैं नेगेटिव ओपिनियन। क्या है ये? नेगेटिव। मैं उल्टी बात कर रहा हूं ना। देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने दो बातें बोली। एक, जो मैंने देखा वो सही है, और दूसरी तरफ मैंने बोला मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूं ये गलत है। दोनों में फर्क क्या है? एक बात है मैंने जो देखा वो सही है, और एक बात है मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूं ये गलत है। दोनों बातों में फर्क क्या है? एग्जैक्टली exactly. शायद नेगेटिव के अंदर आप कह रहे हो देखो मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो मैंने वो चीजें देख ली जो सही सही लग रही थी, लेकिन हो सकता है बहुत कुछ गलत हो और मुझे नहीं देखा, तो भाई मेरे ऊपर सर मत डालना कि भाई तुमने नहीं बताया एंड सो ऑन। रीजनेबल अश्योरेंस में आप कहते हो बात सुनो, मैंने जितना देखा जितना मुझे नजर आया उन सबके हिसाब से सब कुछ ठीक है, बाकी अगर इसके बाद कोई गलती निकल के आ जाए तो भाई ऑडिटर हूं, जरा इंसान हूं, माफ कर देना इंसान समझ के। एब्सोल्यूट में क्या बोलते हैं आप कहते हैं कसम उठवा लो सब कुछ ठीक है। अश्योरेंस वाइज जब आप नीचे आते जाते हो ना, आप अपना बोझ कम करते जाते हो और अपने अल्फाज को हल्का करते जाते हो। एब्सोल्यूट में आप बोलोगे कसम ले लो सब कुछ ठीक है। रीजनेबल में आप क्या बोलोगे? बोलोगे जो जो मैंने देखा उस हिसाब से सब कुछ ठीक है। लिमिटेड में क्या बोलोगे? यार गलत कुछ नहीं है, मैंने जितना देखा उसमें कुछ गलत नजर नहीं आया, अगर कोई है तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। सबसे कम पैसे लिमिटेड के होते हैं, उससे थोड़े ज्यादा रीजनेबल के होते हैं, एब्सोल्यूट के होते ही नहीं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस एग्जिस्ट नहीं करती, रीजनेबल एश्योरेंस ही एग्जिस्ट करती है। तो जब भी आप ऑडिट करने जाएंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, कौन सी एश्योरेंस दे रहे होंगे? रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे होंगे। एक लफ्ज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपसे, जहन में रखिएगा बस। ये आप ऑडिट के लिए कर रहे होंगे रीजनेबल एश्योरेंस, लेकिन कभी कभार मैनेजमेंट आपको खुद बुलाएगी और बोलेगी यार देखो बस एक ऊपर ऊपर से नजर डालो, वो नहीं हम करवा रहे होते सवाल करने के बाद अपने टीचर को चेक करवाते हैं, सर एक नजर डाल के बता दें कि ये सवाल सही किया नहीं किया। रिव्यू करवाना, क्या करवाना? रिव्यू करवाना। तो जब रिव्यू की बात आती है तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा ऑडिटर को
चीजें दिखा देते हो, उसे क्या कहते हैं? तो जब आप रिव्यू करेंगे तो फिर उसमें आप लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे होंगे। कोई सवाल? कब करवाते हैं? अच्छा सवाल। अच्छा, अब रिव्यू के ऊपर वैसे तो हम पूरी बात पढ़ेंगे, रिव्यू के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है पूरा, ISRE 2400 डील करता है इस चीज को, और वो आपको गाइड करता है कि आपने रिव्यू किस किस तरीके से करना है। रिव्यू कब करवाते हैं ये आपको पाकिस्तान में कंपनीज लॉ ने बताया है। लिस्टेड कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो साल में 2 दफा रिव्यू करवाएगी। कब कब? अपने 6 महीनों का और क्वार्टरली FS का अपने रिव्यू करवाकर सबमिट करवाएगी, अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेगी। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है रिव्यू की। तो इंटरनली नहीं करवाती है, करवाती है अपने ऑडिटर से ही है, लेकिन अलग से एंगेजमेंट फाइल होती है इसकी। और रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज के ऊपर है। बाकी जो लोग करवाते हैं वो अपनी मर्जी से करवाते हैं, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है। और ज्यादातर वही करवाते हैं जिनके ऊपर लॉ की जबरदस्ती होती है। ये जो ऑडिट है ये भी एक स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब लॉ की जरूरत है। अगर लॉ नहीं बोले ना तो आज से सारी ऑडिट फर्म्स बंद हो जाएंगी। अगर लॉ मना कर दे कि ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है तो ये ऑडिट फर्म्स जितनी खुली हैं सब बंद हो जाएंगी। ऑडिट डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन ऑडिट के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, लेट्स से एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स हैं, टैक्स सर्विसेज हैं, फर्म्स को वो भी अच्छा खासा कमा के देते हैं, वो डिपार्टमेंट्स चलते रहेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट है स्पेसिफिकली, वो बंद हो जाएगा। इसमें कोई सवाल? क्या समझ में आया आज के जो हमने बात करी? अगर मैं ये जुमला बोलूंगा कि आज की क्लास में आपने 40% ऑडिट समझ लिया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपने इन अल्फाज के ऊपर ही बहस करनी है सिर्फ मुझसे कि सर व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। तो मैं मिसाल के तौर पे कल इंटरनल कंट्रोल्स को पूरा आपके सामने खोल के रख दूंगा कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, कैसे हैं, सेल्स के अंदर स्पेसिफिकली कैसे 10 इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं, परचेज के अंदर क्या इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं। मैं कल आपके सामने रिस्क के ऊपर बात कर सकता हूँ कि व्हाट इज रिस्क, तो आओ रिस्क पर एक 4 घंटे बात करेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारा 40% ऑफ ऑडिट है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट यही है। ऑडिट ऐसे शुरू होता है और रिपोर्टिंग पे खत्म हो जाता है। आपके सामने ये पूरा एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रखने का मकसद क्या था? जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैं ये जो साल के शुरू में प्लानिंग फेज के अंदर रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये किस मकसद के लिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, किस मकसद के लिए कर रहा हूँ? प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ? रिस्क क्यों आइडेंटिफाई किया मैंने? ऑडिट एविडेंस के लिए मैंने किया। जब मैंने एविडेंस सिलेक्ट करने का सोचा तो मुझे सैंपलिंग करनी पड़ी। जब मैंने सैंपलिंग करी तो मेरे सामने, और इसकी बुनियाद पर मैंने, तो इन सारे कामों का मकसद एट दी एंड ओपिनियन था, जो कैन मॉडिफाइड भी हो सकता है और वो मॉडिफाइड भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसीलिए आपके सामने रखा गया ताकि जब आप लोग रिस्क पढ़ रहे हो तो आपको ये पता हो कि मेरी एट दी एंड अप्रोच क्या है। मुझे रिस्क पढ़ना क्यों है? क्योंकि मुझे एट दी एंड अक्सर जगहों पे गलती ये हो रही होती है कि हम एक एक टॉपिक अलग अलग पढ़ रहे होते हैं। लेट से रिस्क पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रिस्क पढ़ रहे हैं। ऑडिट में सबसे बड़ा जो इशू आता है ना बच्चों को, वो लिंकिंग का आता है कि क्यों रिस्क अफेक्ट कर रहा है ऑडिट एविडेंस को। अभी आपने जवाब दिया कि सर रिस्क आइडेंटिफाई क्यों कर रहा हूं, ताकि उन एरियाज पर ज्यादा काम कर सके। यहाँ तक कोई सवाल? ओपिनियन के सेक्शन पे एक दो बातें मैं और करूंगा आपसे। ओपिनियन में मैंने एक लफ्ज बोला मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोला? मॉडिफाइड ओपिनियन। तो मॉडिफाइड में मैंने बोला सारी बातें कवर हो जाएंगी सही के अलावा। सही के अलावा क्या बातें हो सकती है? मतलब या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या दूसरी चीज क्या होगी? सही नहीं है। अब जरा सुनिएगा, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं अभी बहुत समझे देसी अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, मैं कोई प्रोफेशनल टर्म्स यूज नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेशनल टर्म तब यूज करूंगा जब टॉपिक पढ़ा होगा। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी सी खराब होंगी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारी, लेकिन एक और काम भी तो हो सकता है
शायद आप मैनेजमेंट के पास जाओ, बोलो मुझे 12 करोड़ इनवॉइसेस दो, या 12 करोड़ में से 100 इनवॉइसेस दो, और मैनेजमेंट बोले नहीं दे रही, क्या कर लोगे? ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? सवाल है। कॉपरेट ना करें। देखें, इम्तियाज हुसैन साहब आपके साथ हैं क्या? नहीं है। इम्तियाज हुसैन साहब तो घर पे बैठे, उन्होंने तो कहा ऑडिटर को, हाँ तुम पहुंचो, वो ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट ला देना। अब ऑडिटर गया, मैं एसएससी के ऑफिस गया, मैंने जाकर बोला सर ये चीजें दे दे मुझे, उसने नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? मैं शील्ड कॉर्पोरेशन के ऑडिट पे गया था, मैंने उनसे बोला सर मुझे ये वर्किंग चाहिए, दे दें, पर नहीं दे रहे। मैंने बोला मुझे अपने सैलरीज बता दें एम्प्लॉयज के, अंदर नहीं बता रहे, क्या कर लोगे? तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इस सूरत में भी आप किसको बता देंगे? शिकायत किसको लगाएंगे? इम्तियाज साहब को शिकायत लगाएंगे। तो या तो मसला आएगा थोड़ा खराब या बहुत खराब, या फिर शायद आपको काम नहीं करने दिया। क्या नहीं करने दिया? इस वजह से भी ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। ये कुछ बातें अपने ध्यान में रखिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा गया? सबसे पहले, ऑडिट क्या होता है? तेज। मेरे बोलने का वो खत्म हो, आप लोगों के बोलने का वक्त। और आप लोग कुछ बताएं, पार्टिसिपेट करें। ऑडिट में हम क्या करते हैं? टू वेरीफाई कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी रिप्रेजेंट कर रही है, आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी, मैं ये चीज आइडेंटिफाई करता हूँ। फिर इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी कि ऑडिट की दुनिया में सबसे पहले कौन आया? शेयर होल्डर आया। उसके बाद और मैनेजमेंट ने आकर क्या बनाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बनाई? आईएफआरएस की बेसिस पे बनाई। और ऑडिटर ने आकर क्या ऑब्टेन किया? किस बात का एविडेंस? एविडेंस किस चीज का है ये? आप लोग कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एविडेंस किस बात का होगा? किस बात के लिए सबूत ले रहे हैं आप? सबूत किसी चीज के लिए होगा। किस बात का सबूत? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनी है या नहीं बनी? ट्रू एंड फेयर, मैंने बताया वो एक लफ्ज है। अभी हम बात कर रहे हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी बहस यही चलती रहेगी। ऑडिट क्या है? एफ एस इज इक्वल टू आईएफआरएस। एफ एस इज इक्वल टू आईएफआरएस। मैंने इस बात के ऊपर क्या ऑब्टेन किया? एविडेंस ऑब्टेन किया, और आखिर में इम्तियाज हुसैन साहब के पास रिपोर्ट रख दी। तो क्या अब मैं रिपोर्ट के वक्त ये बात बोल सकता हूँ ना आपको, उस रिपोर्ट में ये भी हो सकता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि ओपिनियन मॉडिफाई। मॉडिफाई भी कितने तरह का? सर सब कुछ खराब है, सर थोड़ा बहुत खराब है, सर आपके लोगों ने मुझे काम ही नहीं करने दिया। इनके प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज में आपको बता दूं। फिर हमने एक चीज समझी, इम्तियाज हुसैन साहब के साथ, बेचारों के साथ क्या हुआ। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं हुआ, ये एक कहानी है। ऐसा ना हो कि आप लोग बाहर फैलाते हैं कि इम्तियाज हुसैन साहब के साथ तो इम्तियाज हुसैन साहब के साथ हमने एक कहानी बनाई। उन्होंने क्या किया, अपनी जब 10 सुपरमार्केट्स बनाना शुरू करी, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखती थी 130 रुपए के लॉस में। अब अगर पहले साल ये लॉस बता देता अकाउंटेंट, तो मैं सोचता कि मुझे कैसे ठीक करना है। उसने तो मुझे अंधेरों में रखा और 70 रुपए का प्रॉफिट दिखाया। मैं मजे से पैसे की अय्याशियां कर रहा हूँ, बाहर पेरिस घूमने जा रहा हूँ, और हकीकत में वो सारा पैसा कंपनी का उड़ रहा था, और वो कैश एग्जॉस्ट हो गया। जब ये कैश खत्म हो गया तो मैं थक हार के वापस आ गया। और फिर मैंने ऑडिटर को बुलाया, तो ऑडिटर ने आकर फ्रॉड, यही जितनी भी चीजें थी आइडेंटिफाई करी। तो ऑडिटर ने काम कहाँ से शुरू किया? यही काम। हर ऑडिट में यही काम होगा, हर ऑडिट में यही काम होगा। लेकिन रिस्क इम्तियाज हुसैन साहब के लिए और यूनिलीवर के लिए सेम होंगे? क्या रिस्क यूनिलीवर के लिए, ग्री कंपनी के लिए और अलहम्द एकेडमी के लिए सेम होंगे? अलहम्द एकेडमी में रिस्क क्या होगा? किसी ने फीस नहीं दी, सर रिस्क है कि शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, हमने 150 की फीस रिकॉर्ड कर लियो। सर रिस्क है कि शायद टीचर्स 10 पढ़ाते हो, हमने 15 के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए हो। सर दानियल ने फीस, तुम नाम ले लो, रिकॉर्डिंग चल रही है, सर दानियल ने फीस खुद रख ली हो। फॉर एग्जाम्पल सर दानियल, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सर दानियल, हम कह रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, हम ये रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। अब जूनियर लेवल में ये रिस्क होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो रिस्क कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होगा। फिर उसके बाद अगला काम आप क्या करेंगे, मटीरियलिटी। आप ये देखेंगे कि आप जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो कितने रुपए की गलती को आप इग्नोर कर देंगे, कितने रुपए की गलती को आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मटीरियलिटी आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप कंसीडर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं फ्रॉड हुआ है। आप सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो फ्रॉड हुआ हुआ। फिर अगला काम, आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे कि क्या ये रेवेन्यू सही रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं हुआ। देन ये जितने भी ऑडिट एविडेंसेस हैं, क्या मैं 12 करोड़ इनवॉइसेस लेके देखूं? नहीं। क्या मैं 50 करोड़ का रेवेन्यू देख सकता हूँ ऐसे? नहीं। मुझे क्या करनी पड़ेगी, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। मैं सैम्पलिंग बेसिस पे कुछ रेवेन्यू रिसीट्स लूंगा और वेरीफाई करूंगा, और अगर वो ठीक है तो बाकी भी ठीक रहेंगी। मुझे पता चल जाएगा या तो सब कुछ ठीक होगा या फिर कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती होगी। जब कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगी तो मैं बोलूंगा कि यार मेरा ओपिनियन है कि सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी खराबी है, काम ही नहीं करना चाहिए। देन हमने एक बात पढ़ी कि क्योंकि हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सैम्पलिंग का, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं हम लोग। कि हमने ये सीखा कि हम जो अश्योरेंस सर्विस देने जा रहे हैं आप लोग को, जब मैंने आपको अश्योरेंस सर्विस दी तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सब कुछ ठीक है? कसम उठवा लो मुझसे। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपने काम ही इतना नहीं किया। आपने 12 करोड़ में से 100 इनवॉइस देखे, आप कह सकते हैं सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रैक्टिकली नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल है। तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं क्या दे देता हूं, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? मैंने मटीरियल एस्पेक्ट में, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था शुरू में, मटीरियल एस्पेक्ट में मैंने जितनी भी चीजें देखी वो सब कुछ ठीक है। मटीरियल एस्पेक्ट में मैंने जितनी भी चीजें देखी वो सब कुछ ठीक है। और अगर आपका इतना भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा तो फिर आप लिमिटेड एश्योरेंस दे दें, जिसमें आप बोलेंगे कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं बोलूं कि सब कुछ गलत। कहीं से भी कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क। कुछ समझ में आया? हम्म? कुछ कुछ आया? हाँ, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। दूसरी चीज, ऑडिट की क्लास की रिक्वायरमेंट है, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सुन नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर नंबर से ज्यादा दिमाग चलेगा। और अगर हम इसको लॉ की तरह बैठ के सो गए तो फिर गए। इसमें दिमाग चलते रहना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, और ऑडिटर बनने के लिए बोलना बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि सामने जो मैनेजमेंट बैठी है ना, वो है एक नंबर की होशियार। ये जो मैंने इम्तियाज साहब का अकाउंटेंट बताया ना, ऐसे लोग वाकई एग्जिस्ट करते हैं और हर ऑडिट में मिलेंगे आपको, जिनकी मैक्सिमम कोशिश होगी कि आपको कोई डेटा प्रोवाइड ना किया जाए। वो फ्रॉड नहीं कर रहे होते, उनको सिर्फ आपको डेटा नहीं देना ताकि आप ऑडिट ना करें। बस उनको ये काम करने का एक शौक है, जो भी है। सही है। तो इसीलिए पार्टिसिपेट करना होगा, क्लास में बोलते रहेंगे, मैं सवाल करूंगा, बताते रहेंगे। कोई सवाल था? नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है यहाँ पर। नेगेटिव का मतलब है उल्टी बात। पॉजिटिव का मतलब है मैं सीधी बात कर रहा हूँ, यार मैंने जो देखा ये सब कुछ ठीक है। लेकिन नेगेटिव बात का मतलब ये, यार मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि मैं बोलूँ ये गलत है। ये मतलब है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ये सब आएगा हमारे पास। मैंने बताया आपको जितने भी अल्फाज हैं लिखे हुए हैं ना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, ऑडिट, रिव्यू, इसके बाद ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट, सैम्पलिंग, रिस्क, मटीरियलिटी, ये पूरा आपके पास मैंने समझे सिलेबस रख दिया आपके सामने। हमने इन सबको पढ़ना है। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए पहली शर्त क्या है, कि आपको ये पूरा सिलेबस पता हो, कि पूरी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता हो, तो आप पढ़ सकते हैं ना। अगर मैं सिर्फ रिस्क उठाकर शुरू कर दूं, भाई रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको पता ही नहीं सर रिस्क निकाल क्यों रहे हैं। जब आखिरी दिन आप चैप्टर 17 पढ़ेंगे अपना, या चैप्टर 15 पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा इसीलिए मैंने रिस्क निकाला था, चलो अब दोबारा से रिस्क पढ़ के आते हैं। आज आप लोग रिस्क पढ़ें, ओपिनियन पढ़ें, सैम्पलिंग पढ़ें, आपका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना हुआ है
कि किस जगह पर किस चीज का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? और कोई सवाल? किससे? मैं आपको मटेरियल जो है वो सारा शेयर कर दूंगा इसको, इसके ऊपर, कि क्योंकि अच्छा मेजोरिटी जो मेरा तरीका रहता है वो तरीका ये होता है कि इस तरीके से हम लोग क्लास में एक डायग्राम बनाते हैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। जब मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करवा देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने डिस्कशन की मटेरियलिटी के ऊपर, तो आप चाहे दोनों में से किसी भी बुक से पढ़ें, दोनों के अंदर मटेरियलिटी के ऊपर सेम बात होगी। या फिर मेरे पास इनके मटेरियलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं आइजाज, आप उनसे पढ़ें, वहां पर भी सेम बात होगी, क्योंकि बात चेंज नहीं होती, क्योंकि ये सारी बातें एक ही जगह से कॉपी पेस्ट हो रही हैं, और वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वहां पर भी सेम बात होती है। तीनों जगहों पर बात एक ही जैसी है, लेकिन वहां पर बात पढ़ने के लिए पहली शर्त है कि आपने ये चीजें समझी। तो पहले मैं आपको मटीरियलिटी समझाऊंगा, और इसके बाद हम इसको एक बार रीड कर लेंगे। जब आपने मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा, तो रीड करना आपके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं। फिर आप तीनों में से किसी भी जगह से पढ़े, सेम बात। मैं यूजुअली जो कापलान पब्लिशिंग होती है, मैं उनकी बुक यूज करता हूँ। वो ज्यादा मुझे इफेक्टिव रहती है, क्योंकि उसमें चीजें स्ट्रक्चर्ड होती हैं काफी ज्यादा। एमसीक्यूज के तौर पे भी आते हैं, फिर इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव सवाल भी आते हैं। खास तौर पे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रिस्क है। रिस्क एक बहुत अहम टॉपिक है, और अक्सर प्रॉब्लम्स यहीं पर होती है। क्योंकि मसला जो आता है ना सबसे बड़ा, वो इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का आता है। क्योंकि ये नहीं पता होता हम ये रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करें, तो फिर जैसे आप लोगों ने बोला ग्रीक कंपनी में रिस्क कुछ और है, यूनिलीवर में रिस्क कुछ और है, ये बच्चे को नई बात समझ में आती। क्लियर है? इंशाल्लाह कल मुलाकात करें। स्ट्रक्चर शुरू में तो फर्स्ट चैप्टर से लेके चलूंगा, लेकिन लाइन से नहीं चलूंगा, 1 2 3 4 नहीं चलेगा। वही मैंने कहा, स्टडी हब से ही पढ़ेंगे, स्टडी हब से ही पढ़ेंगे। मकसद ये कहने का कि अब जैसे शुरू में कुछ बातें एथिक्स के हवाले से, सही है, बहुत अहम बात है, लेकिन शुरू में आप पढ़ोगे ना, बोर हो गए यार, बोलोगे क्या है। अब व्हाट इज एथिक्स, अगर मैं दो लफ्जों में बात बताऊं, ऑडिटर को अपॉइंट करना है। आप मैनेजमेंट हो, मैं ऑडिटर हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि मिसाल के तौर पर हम दोनों भाई हैं, क्या एक जगह पर मेरा भाई अकाउंटेंट है और मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, कर सकता हूँ? क्या मैं ऑडिट सही करूंगा या एथिक्स से? तो अब ये एथिक्स की बातें शुरू में हुई थी। यूजुअली मैं ये बातें शुरू में नहीं कवर करवाता, उसको मैं थोड़ा बाद में जाकर करवा दूं, ताकि आपकी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब मैंने ये बात बोली, हम दोनों ऑडिट एक जगह पर नहीं कर सकते, मतलब ये अकाउंटेंट है, मैं ऑडिटर, नहीं कर सकते। आप सवाल करेंगे सर क्यों नहीं कर सकते, सवाल करेंगे ना आप, क्यों नहीं कर सकते? तो इसका जवाब आपको ये सब कुछ पढ़ते पढ़ते मिलेगा, कि मेरा ओपिनियन बायस्ड हो जाएगा। मैंने भले थोड़ा खराबी देखी होगी, लेकिन मैं क्या बोलूंगा यार, मेरे भाई का नाम खराब होगा, मैं फिर भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ। तो यूजुअली एथिक्स से रिलेटेड बात जो है मैं आगे जाकर कवर कराता हूँ, शुरू में नहीं पढ़ाता। और शुरू में अगर ये बातें पढ़ ली जाए तो ऑडिट का मजा खराब हो जाता है, फिर ऑडिट भी लगता है कि क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, जबकि ऑडिट एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और कोई सवाल? मुझसे किसी भी तरह का आप लोग सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, और यूजुअली फौरन से रिस्पॉन्स आ जाता है। ग्रुप हमारा एक बना हुआ है, उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा गूगल ड्राइव की। उसमें ऑडिट अश्योरेंस से रिलेटेड मेरे पास जितना पास का डेटा है वो सारा उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। एग्जाम किट एंड कापलान पब्लिशिंग की जितने भी सारा डेटा, ये सब अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी हब का एक्सेस आप लोगों के पास भी है, मेरे पास भी है, वहां से भी हम लोग चीजें देखते रहेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। एंड आखिर में एक, क्योंकि इसमें ड्राफ्टिंग का बहुत अहम रोल होता है, ऑडिट में सबसे अहम मसला ड्राफ्टिंग का आता है, कि बच्चे को ये तो पता होता है ऑडिट एविडेंस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, लेकिन उसको लिखना नहीं आता कि मुझे आंसर कैसे करना है। तो टाइम टू टाइम हम लोग सवालात करते रहेंगे, ठीक है। और आखिर में एक क्विक वर्कशॉप करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोग अपना एग्जाम देने जाएंगे। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। और कौन कौन से एग्जाम्स हैं इसके साथ एफएड के आप लोगों के पास, जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सितंबर में?
सब सितंबर में ही दे रहे हैं ना आप लोग? F6 और F8 और F6 सब यही है? ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।